अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाजरीन, आज से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन का आगाज़ हो चुका है। दुनिया भर से आलमी रहनुमा पायदार तरक्की और सरमायाकारी पर इसमें बातचीत करेंगे। इसका आगाज़ हो चुका है, गुफ्तगू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ रियाज में मौजूद हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है, बहुत अहम ये दौरा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने खिताब भी किया है और इसके जो उन्होंने एड्रेस किया इस मौके पर, उसमें उनका ये कहना था, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है कि हम ये जो इस वक्त नौजवानों के हवाले से काम कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारा असासा है, हमारा कीमती असासा है और उनकी तरक्की के लिए हमने मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं वो शुरू किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब का जो तरक्की से मुतालिक विजन है वो काबिल सताइश है। पाकिस्तान भी तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। आवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा उन्होंने जिन शोबों में इस वक्त हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उसका भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने तालीमी इस्लाहात के हवाले से बात की है कि तालीमी इस्लाहात के साथ साथ हमारा ये भी फोकस है कि जो हुनरमंद कुव्वत है अफराद, उन अफराद की तैयारी पर भी हम काम करें ताकि जो हमारे लोग बाहर जाते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। इसको भी हमने फोकस किया हुआ है। दानिश स्कूल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की कि वो स्टूडेंट्स जो वसाइल से महरूम हैं हमने उनको इंगेज किया है, उसमें उनको एडमिशन दिया है। ये हमारा कामयाब प्रोग्राम है। उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ ही उन्होंने हेल्थ के हवाले से भी बात की है कि हेल्थ के शोबे में भी पाकिस्तानी इदारे जो हैं उनकी नुमायाँ खिदमात हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंसानी तरक्की जो है वो मुश्तरका इक़दामात में ही पिन्हा है और हम ये चाहते हैं कि जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएँ वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर हम एक ऐसा साजगार माहौल उनको फराहम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ आएँ। हम उनको वेलकम करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। ओवरऑल उन्होंने जो गुफ्तगू की है, बड़ा हम उनका ये एड्रेस था जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की है, आईटी के हवाले से बात की है और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिन सेक्टर्स में पोटेंशियल है उन्होंने उसको वाज़े किया है, उसको बताया है ताकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज़ आएँ, जो लोग आएँ, उनको इसमें आसानी हो। इससे पहले भी सऊदी जो मिनिस्टर हैं इन्वेस्टमेंट के वो पाकिस्तान आए थे। बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आया था जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी शामिल थी। उसमें B2B बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव से जो लिए गए, जिस पे साइन किए गए, ऐसे MOUs साइन किए गए। फिर उसमें हमें ये बताया गया 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। और ओवरऑल जो इस वक्त काम हो रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़कर हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको लोगों के सामने लेकर आ रहा है, उसको मार्केट कर रहे हैं ताकि उसको एक्सप्लोर करने में, उसको लोगों के सामने शोकेस करने में आसानी रहे ताकि लोगों को ये मालूम हो सके जो बाहर से कंपनीज़ आएँ कि पाकिस्तान किस कदर महफूज मुल्क है इन्वेस्टमेंट के हवाले से और यहाँ किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा एक मौसर और जो एड्रेस किया है उसी के हवाले से हम ये चाहते हैं कि पहले बात कर लें प्रोग्राम में कि आने वाले दिनों में इसका क्या हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नवंबर में भी एक और डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की गर्ज से ही पाकिस्तान के लिए बड़ी ये कामयाबी है कि हमारी जो ट्रेड वॉल्यूम है हम जिन दोस्त ममालिक के साथ बढ़ाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यकीनन ये इसकी मुबारकबाद जो है वो इस हुकूमत को जाती है, काबिल सताइश है उनके सारे इक़दामात। इस पर ही हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे प्रोग्राम में मौजूद है शनीला मार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और इसके अलावा आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन करें। हुमायूं खान साहब पैनल का हिस्सा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आती हूँ शनीला। सबसे पहले तो हम इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें जिस तरह से GCC कंट्रीज़ और जो बाकी बड़े अहम ममालिक हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं और मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अगर इसके सिनेरियो में देखें तो कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉन्फ्रेंस की? बहुत शुक्रिया नाहिद। देखिए नाहिद, पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं ना, हमेशा हमने ये देखा कि मुश्किल वक्त में जब हमें ज़रूरत होती थी कि हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर जो मुस्तहकम रहें या ऑयल के अंदर हमें कर्ज की जरूरत होती थी कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती तो सऊदी अरब हमें देता था। लेकिन जो वहां पे भी एक जो तब्दीली आई ना मोहम्मद बिन सलमान की सूरत में कि उनका एक विजन है
2030 ये जो वहाँ पे हो रही है अब ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जो रही है, ये उसी की तसलसल है। इधर पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, अब उनका भी बार बार यही कहना है कि एड नहीं ट्रेड, और फिर पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरह जा रहा है। तो ये इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मौके हैं कि वो सऊदी अरब के साथ और दूसरे वहाँ जो ममालिक आए हुए हैं उनको सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के अंदर राग़िब कर सके। अगर हम सऊदी अरब की तरफ ही देखें तो देखें सऊदी अरब जो है उस सी पैक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के अंदर सरमायाकारी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मादनियात के अंदर हम उनको ला सकते हैं कि आप हमारे मुल्क के अंदर आएँ और आकर सरमायाकारी करो। रिकॉर्डिंग में वो कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर वो ऑयल रिफाइनरी भी पाकिस्तान में लगाना चाह रहे हैं। अब सियाहत के अंदर जो सऊदी अरब है वो चाहता है कि उनके मुल्क के अंदर भी जो सियाहत है वो प्रमोट हो, और पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर भी सियाहत प्रमोट हो। तो हम सऊदी अरब को अपने मुल्क के अंदर ला सकते हैं कि जी आप हमारे शुमाली इलाका जाता है, वहाँ पे आप होटल्स बनाएं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें। इधर सऊदी अरब जो जी टूरिज्म को बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और हमारा कल्चर बड़ा रिच है। देखिए मजहबी सियाहत भी यहाँ पे है और हमारी दूसरी सियाहत भी है, शुमाली इलाका जात की साइड के पे भी है। अब सऊदी अरब जो है अगर वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है तो उसको वहाँ पे इंफरादी कुव्वत चाहिए होगी। उसके लिए पाकिस्तान से हुनरमंद जो लोग हैं वहाँ पे जा सकते हैं। फिर तालीमी मैदान के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि स्टूडेंट के एक्सचेंज हो, हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे जाके तालीम हासिल करें, और वहाँ के स्टूडेंट पाकिस्तान में, जैसे भी वज़ीर आज़म बात कर रहे थे ना हेल्थ सेक्टर के अंदर बात करते हुए, उन्होंने किंग एडवर्ड की बात की, उन्होंने दानिश स्कूल की बात की कि हमने वहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ये चीज़ें हम जाकर उनके साथ बात कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर पे उनके साथ हमारा जो है ना ताउन हो सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर अब जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी टेक्नोलॉजी का फ़रोग जो है वो हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी को वहाँ पे फ़रोग दे, और वहाँ से जो सरमायाकार है उनको राग़िब करे कि पाकिस्तान के अंदर आएँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी में, टूरिज़म में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे मादनियात में, फार्मास्यूटिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इवन सऊदी अरब जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान को वैसे एनर्जी का क्राइसिस पेश आ रहा है, तो अगर उनकी कंपनियां पाकिस्तान में आए, सोलर से, विंड से चलने वाले जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए जाएं तो बहुत फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वज़ीर आज़म का जो विजन है, मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है, अगर ये आपस में मिल के दोनों मुल्क काम करें तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी ये बताया जा रहा है। 5000 इसमें गेस्ट हैं, 500 मुकर्रीन हैं, 200 नशस्तें होंगी जिसमें गुफ्तगू होगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं वो ज़ेर बहस इसमें लाए जाएंगे। जो वहाँ पर ममालिक मौजूद हैं वो अपनी मईशत की खसूसियात के हवाले से बताएंगे और सरमायाकारी का, ताकि मज़ीद फ़रोग हो, लोग उनके ममालिक में आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, जितनी पोटेंशियल हमारे यहाँ मौजूद है, क्या हम इसमें कामयाब हो पाएंगे वो कि दुनिया के सामने लेकर आएँ, उन्हें सही तरीके से बता सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क पर। जी शुक्रिया नाहिद। ये दो है अपना मनाजिर, या दो प्लेटफार्म हैं, या दो मौज़ूआत हैं जी। एक मौजू तो ये फ्यूचर इनिशिएटिव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके इफ्तिताई इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है जी। और दरअसल यही इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है कि आने वाले दौर में वो क्या मौज़ूआत हैं जिनमें इन ममालिक का आपस में तावन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सरमायाकारी हो सकती है। क्या है? डिफेंस है, ज़राअत है, माहौलियात है, ज़राअत, एजुकेशन, तालीम, आपके सेहत, ये सारे शोबा जात हैं इसमें। और वज़ीर आज़म की जो तकरीर है वो शोकेस तकरीर थी। उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी के फ़लाँ 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 शोबों में हमने ये एक्सपर्टीज़ की हैं और ये सारी हमारे लिए तो हैं ही हैं, हमारे दोस्तों के लिए भी हैं। और विजन 2030 जिसका जिक्र अभी शनीला कर रही थी उसके लिए भी सूदमंद हैं, GCC कंट्रीज़ के लिए भी, या पूरी दुनिया भर के लिए हैं। अच्छा। ये बात उन्होंने कही। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसी से मुताल्लिक ये है कि आप ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत हो क्या रहा है।
सरासर सारी की सारी तवज्जो मईशत पर है। जैसे आज इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने, उसमें भी यही मामला था, सरमायाकारी थी। और इस शोबे में पाकिस्तान में के अंदर सरमायाकारी थी और पाकिस्तान अपनी क्या एक्सपर्टीज़ आप लोगों को पेश कर सकता है, ये उसका दूसरा मामला था। बाकी आप जिक्र कर चुके कि रशिया का यहाँ डेलीगेशन आया, चीन का आया, सऊदी अरब के आए, मलाइशिया का आया, ये सारा एक ही रुख है कि सरमायाकारी मईशत। तो एक पहलू ये है। अब आप इसका कंट्रास्ट देखें कि जिस वक्त पाकिस्तान की डूबी हुई मईशत को, वो मईशत जिसे एक साजिश के तहत 2018 में डुबोया गया और ख़ुद फिर उस हुकूमत के लोगों ने इस किस्म के स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर दिए, जिससे PIA आपकी डूब गई, जिससे आपकी मईशत बैठ गई। फिर उन लोगों ने ख़ुद कहा कि आप डिफ़ाल्ट हो गए हैं, अमलन डिफ़ाल्ट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट बाकी है, वगैरह वगैरह। तो ये एक साजिश थी। अब उस साजिश से निकालने के लिए हुकूमत दिन रात एक करके काम कर रही है, पूरी रियासत। तो उसके दूसरा कंट्रास्ट ये है कि हम मर्दान में करेंगे जलसा, हम पेशावर में जलसा करेंगे, हम लॉकडाउन पूरे मुल्क का कर देंगे और हम चलने नहीं देंगे, हम आइनी प्रोसेस को नहीं चलने देंगे, कोई आइनी तरमीम होगी है तो उसको नहीं चलने देंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एक तरफ मुल्क की तरक्की का एजेंडा है और एक तरफ ब्रेक लगाने का एजेंडा है। तो इस वक्त इन दोनों के दरमियान मुकाबला जारी है और पाकिस्तान के आवाम ये तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, इकरार साहब, आप इस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को, इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? हमारी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो हम सारी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल भी देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में जितनी हुकूमत ने मेहनत की है, फिर SIFC के अंडर भी जो सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो बैरूनी सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है और दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि यहाँ पर जाकर हम अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बताएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकार जो है उनको राग़िब किया जा सके कि वो पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट है जी, इसका बेसिक मकसद ये है कि सऊदी अरब ने जो 2030 का उसका विज़न है, उसके लिए उसने हाई टेक दुनिया से एक्सपर्टीज़ जो है वो इंपोर्ट करनी है एग्जैक्टली टू सऊदी अरब। हाई टेक, एक्सट्रीमली हाई टेक, जिसमें यानी कि वो चाह रहे हैं कि बोइंग बान बनना शुरू हो जाए। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पे हाई टेक उनको चाहिए। तो उसमें यह है कि हमें एक विंडो मिली है कि हम अपनी जो हमारी प्रोडक्ट है हम उसको आप कह सकते हैं कि मार्केट कर सकें। ये बहुत बड़ा आपको एक मौका मिला है पाकिस्तान को, और ये इसीलिए मिला है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वैसे ही ओवरऑल शरीफ फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं हमेशा से सऊदी रॉयल फैमिली के साथ, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। और ये SIFC में जितना प्रोएक्टिव होके आपके साथ सऊदी अरब खड़ा है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वो मौजूद होता है, उसका एक तो वैसे ओवरऑल एक पाकिस्तान और सऊदी रिलेशनशिप है तो है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि ये पूरी फैमिली ने अपना एक बहुत बड़ा टाइम जो है अपना सऊदी अरब में सरूर उसमें पैलेस में गुजारा हुआ है, जो कि बेसिकली रॉयल फैमिली का अपना एक पैलेस है जो उन्होंने दिया था। अब आ जाए हम व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड। देखिए, आज ही सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि हम 18% की जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उससे आज ही अनाउंस किया कि हम 18% डिक्रीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में। यानी कि एक तो आपसे एक मूव आ रही है, इंस्टेड के सऊदी अरब पहले बाहर इन्वेस्ट कर रहा था, अब उनकी कोशिश है कि लोग सऊदी अरब में इन्वेस्ट करें। तो ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट में पाकिस्तान तो सिक्योर है, क्योंकि हमारा तो उनका एग्रीकल्चर का और SIFC के बहुत प्रोजेक्ट ऑलरेडी पाइपलाइन में किया है, कुछ तो यानी कि हमने साइन भी करनी। ठीक, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक ये बड़ा मेजर शिफ्ट है। अगर आप आज 18% अनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब तक उन 2030 में मेरा ख्याल है कि ये वो उसको ले जाएंगे ओवर द 50%। तो आपने हमने अब देखना है कि हमारे पास है क्या, वो पंजाबी कहते हैं बेचैनी है कि क्या हम इस अगले 6 साल में अपनी यूथ को इतना हाई टेक जो है ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, तो फिर तो हमारे लिए जगह मौजूद है। क्योंकि जो सऊदी अरब में 2030 में देख रहा हूँ उसमें लेबर भी नहीं होगी इतनी, क्योंकि उन्होंने जितनी कंस्ट्रक्शन करनी है उन्होंने 2030 तक कर लेनी है,
और उसके बाद उन्होंने अपनी फर्म्स को सिर्फ मेंटेनेंस के देने हैं। आप इसको जरा पढ़े तो सही, 2030 का विजन है क्या। तो ये आखिरी बात करूंगा, वो ये है कि इवन अमेरिका से लोग आके सऊदी अरब में इलाज करवाएं। यहाँ से हम अंदाजा लगा। हमायूं साहब, आप कैसे देख रहे हैं? और मैं ये चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो एड्रेस किया है उसके कुछ निकात जो हैं वो ज़रा उन पे बात हो जाए, जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ओवरऑल जो उन्होंने सारे मिलकर आगे बढ़ने की बात की है, जिन जिन शोबों में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, वो उन्होंने दुनिया को बताई हैं। नाहिद, मेरा ख्याल में ये इसको दो तरीक़ों से हमें देखना है। इस पर्टिकुलर विज़िट को 2 दिन का ये विज़िट है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एक तो बायलैटरल मीटिंग होनी है क्राउन प्रिंस के साथ, और फिर सऊदी लीडरशिप के साथ, और फिर आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट है, उसका ये 8वां एडिशन है जो यहाँ पे हो रहा है। और उसमें दुनिया भर के जो थॉट लीडर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये उनकी एक गैदरिंग है। और ये सिर्फ जीसीसी कंट्रीज़ की नहीं है, ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, यूएस, ये पूरे मुल्क दुनिया के अंदर, अच्छा उसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ के लोग हैं। आपने 5000 डेलीगेट्स का जिक्र किया। ये करेंगे क्या? ये जो 8वां एडिशन है, इसका फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। दुनिया इस वक्त एआई की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर इस वक्त हम जो है ना, अभी जिस तरह आगा साहब ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह वो इम्पैक्ट करेगा हमारी इंडस्ट्री पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अभी हम कोरोना के उससे निकले हैं, तो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये बड़ा ही एक अहम जुज़ है हमारी आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है। और सस्टेनेबिलिटी, हम क्लाइमेट चेंज की जो है वो उसके अजाब से गुजर रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें जो है ना, मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं वो जाके पिच करते हैं कि हम 250 मिलियन की आबादी, 63% यूथ बल्ज, एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हब, जो बेल्ट एंड रोड का जो एक जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जिसको हम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कहते हैं, उसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया कनेक्टिविटी की जिक्र कर रहे हैं, जीसीसी कंट्रीज़ और पाकिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा ही एक अहम मौका है। और इसको आप इस नज़रिए में देखें कि पाकिस्तान की पिछले जो चंद महीनों या 1 साल की जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, उसकी कल्मिनेशन होती हुई आपको नज़र आ रही है। IMF के साथ आपका एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, इससे 1 हफ्ता या महीना पहले सऊदी जो मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट थे, वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके आए। 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के जो MOUs यहाँ पे साइन हुए। अब प्राइम मिनिस्टर जाके वहाँ पे ये चीज़ जो पाकिस्तान की जो सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको उजागर करेंगे कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर चुके हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर चुके हैं, हमारी आबादी इस लिहाज में इतनी अहम है। नियोम सिटी का हम जिक्र करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। अच्छा, हम तो सिर्फ एक सऊदी अरेबिया का विजन 2030 की जिक्र करें, UAE का विजन कर लें, कतर का कर लें, बहरीन का कर लें, UAE का कर लें, तो ये तमाम ऐसे वो हैं, और कल्चरली एफिलिएटेड, इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड और हिस्टोरिकली वेल कनेक्टेड। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के अंदर अपना लोहा मनवा लिया है कि हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बना ली, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ले डाउन कर लिया। अब हमारी यंगर जनरेशन जो है वो तैयार है आइंदा आने वाले जो 1 दहाई है उसके अंदर, इस सारी उसके अंदर। और अगर हम ये कंटिन्यू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिट जो हमें मिलता था वो एक्सपैट पाकिस्तानी पैसे भेजते थे, जिसमें GCC सबसे बड़ा था। साल में हम 30 से 32 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब अगर हम इस पोटेंशियल को टैप कर लेते हैं तो जो 30 से 32 बिलियन है वो 40 से 50 बिलियन भी हो सकता है। सो इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और मेरा ख्याल है कि जो हमारा डेलीगेशन वहाँ पे गया हुआ है वो उसको टैप करेगा। और ना सिर्फ वो डेलीगेशन, जो हम कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस वक्त इन सारी चीज़ों को बड़ा फोकस किया गया है और इस पर बहुत काम किया गया है, ताकि बाहर जब आप जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें और आप शोकेस कर सकें, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके बारे में लोगों को बता पाएँ। शनीला, आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का कहना था कि 2 तरफ़ा जो सरमायाकारी है सऊदी अरब के साथ, जो हमारे ऑब्वियसली हमारे ताल्लुकात तो इसमें मजबूत होंगे, लेकिन जो हम 2030
जिसके विजन की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मौशी जो तरजीहात हैं उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा मुताबिकत है। फिर वफाकी वज़ीर तजारत हमें ये बता रहे हैं कि दोनों ममालिक की जो बिज़नेस कम्यूनिटी है वो मज़ीद करीब आ रही है। हमने देखा कि अभी जो डेलीगेशन आया था ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस माइंड मौजूद थे, बहुत बड़ी कंपनीज़ मौजूद थी। उन्होंने टेक्सटाइल, लेदर, फूड और दीगर शोबों में जो है वो तिजारत के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इसको फ़रोग़ देने जा रहे हैं। नवंबर में भी 30 रुकनी एक तिजारती जो वफ्द है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रहा है। मतलब ये सारा जो इंट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है उसमें अच्छा खासा इजाफा होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए जो वज़ीर आज़म का विजन है वो यही है ना, एड नहीं ट्रेड। तो ट्रेड के लिए ही हर जगह पे हम देख रहे हैं, जैसे चाइना का जब यहाँ पे डेलीगेशन आया था तो उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पहले हुकूमत जो था वो सी पैक यही था ना कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया था। लेकिन जब जो चाइना का जो अब डेलीगेशन आया था उसमें बिजनेस कम्युनिटी आई थी और उनका ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं उनकी इस्तेदाद कार भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो ये होगा ना कि या तो आप अपने मुल्क को कर्जे ले लेके चला लें, जो हमें ज़र मुबादला के जब अपना बढ़ाना होता है इंपोर्ट वगैरह के लिए, और या कर्जों की वापसी के लिए हमें जो चाहिए होते पैसे, तो या हम ट्रेड करें, हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए जिससे हमारा रुपया भी स्ट्रेंथन हो, मुल्क के अंदर रोजगार के मौके मिलेंगे। जो इतनी यूथ हमारी 60% के अंदर अब हमारी जो यूथ आ गई, तो आपने उसको कहीं ना कहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो अपॉर्चुनिटी इसी तरह क्रिएट होगी जब आप सरमायाकारी लेके आएंगे। यही विजन जो है ना मोहम्मद बिन सलमान का है 2030 का, क्योंकि उनकी भी वहां पे जो यूथ थी उनको एंगेज करना था उन्होंने। इस वजह से उन्होंने अपनी यूथ को फिर दूसरे मुल्कों में भेजा, वो वहां पे पढ़ के अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं और वहां पे अब आपके मुख्तलिफ शोबों में खवातीन उम्र सब काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा मौके हैं एक दूसरे मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो सी पैक के अंदर भी दोनों ममालिक मिलकर काम करें, सी पैक में इंटरेस्टेड भी हैं सऊदी अरब। फिर वो मैं पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि ज़राअत के अंदर काम हो सकता है, क्योंकि जो गल्फ की कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर ज़राअत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको फूड बास्केट चाहिए। वो जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान से अगर इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का भी फायदा हो जाएगा और उन ममालिक के लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी जो वो मिल जाएगी। और चाइना के साथ जो हमारा था वो भी यही था कि ग्रीन इनिशिएटिव होगा, टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव वो यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान के वो इलाके जो बंजर है ना उनको काबिल काश्त बनाया जाए। अगर वो हमारे इलाके काबिल काश्त बनेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी फूड बास्केट बन जाएगी और बहुत ज्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो यही है कि अगर इस विजन पे जिस पे वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका वो हो जाता है तो ट्रेड का वॉल्यूम वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब किया है वो हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं, तालीम के हवाले से, बहुत सारे शोबों के हवाले से उन्होंने बात की है। आप इसको कैसे देखते हैं, किन किन सेक्टर्स में हम जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से इस्तेफादा कर सकते हैं? एक तो ये है कि जैसे तालीम और सेहत की बात हो रही है, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं कि इसमें कितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं, उठाने की ज़रूरत है कि एक दूसरे से इस्तेफादा किया जाए? देखिए ना अपना नाहिद, ये तालीम का शोबा है, सेहत का है, ज़राअत का है और डिफेंस है जी। इन शोबों में हमारे इन सारे GCC ममालिक के साथ और बाज़ दीगर और मुल्कों के, अफ्रीका में भी हमारे उनके साथ ऐसे ताल्लुकात रहे हैं जो टाइम के साथ साथ उसमें ग्रेजुअली कमी आती चली गई है और उसकी वजह से जाहिर है कि वो जो हमारे यहाँ रेमिटेंस आते हैं उनमें भी कमी हुई और वहाँ से लोग हमारे वापस आ गए और जो वापस आए उनकी जगह पे और लोग गए नहीं। तो अब जो नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं उसको टैप करना है। और ये कॉन्फ्रेंस में भी जो वज़ीर आज़म का आज आपने खिताब सुना है उसमें आपको ये पूरी उसकी रूह ये बता रही है कि वो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं और वो अपनी जो नौजवान है जिसको यूथ बल्ज के तौर पे मुतारिफ़ कराया जाता है हमारे यहाँ, उसकी एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम फ्यूचर की जो मुस्तकबिल की दुनिया है उसको संभालने के लिए पाकिस्तानी नौजवान अवेलेबल है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है, अज़्म भी मौजूद है और किसी हुनर में कमी भी नहीं है। तो ये वो चीज़ है, आप यानी आप इन सारे ख़ास तौर पे जो खलीजी ममालिक हैं उसमें जो चीज़ खाली हुई है और कुछ और ममालिक ने अपनी जाके हिस्सा बढ़ाया है, आपने उस हिस्से को अपने को वापस लेना है।
तो यही स्ट्रेटजी है बेसिकली। ठीक है, और इसमें अगर- हमारे लिए इम्कानात ही इम्कानात। ठीक है आगा साहब, 28 अरब डॉलर की ये बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो समझौते तय पाए जाएंगे। बहुत एक बड़ी ऑब्वियसली ये अमाउंट है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज़ और पोटेंशियल हमारे यहाँ मौजूद है? देखिए जी, जिस तरह मैंने भी पहले बात की थी और हुमायूं साहब ने भी की थी कि ये जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है ना सऊदी अरब की, वो बहुत हाई टेक है। और उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट इतनी हाई टेक है कि यानी कि प्रोडक्ट से मुराद मेरी इवन यूथ भी है। ये भी सही में रखे, यूथ इज ए प्रोडक्ट। एग्जैक्टली तो इसमें मेरा जाती ख्याल है कि हमें बहुत अगर आज से हम काम शुरू करते करना हैं, पड़ेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर इस पर इंडिकेट करना चाहूँगा। जो विजन मैं देख रहा हूँ गल्फ का और मिडिल ईस्ट का 2025 से लेकर 2030 तक, उसमें अगर साउथ एशिया की, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ना की, तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहले अगर 200 बंदा जाता था तो अब फॉर एग्जांपल 100 जा रहा है, तो मैं फिर इसको 10 भी नहीं देखता हूँ जो आगे जो मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितने भी तीनों विजन्स का नाम लिया गया है, वो विजन का आप अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, बहुत हाई एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, जो हम यूथ बल्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको इंगेज किया जाए। और फिर जो हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर लेबर क्लास जाती है, तो हम उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। अगर हम उनको स्किल्ड लोग हमारे जाएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए। वज़ीर आज़म साहब ने इस एड्रेस में जिक्र किया है कि हम एजुकेशन जो इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तालीमी ढांचा है, उसमें हमने इन चीज़ों को शामिल किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, उसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि हमारे जो लोग बाहर जाएं उससे हमारी मईशत को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जी एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अगर आप जो है ना ये जो आपका सवाल था, इसको अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सेटअप है मिलिट्री एंड हमारा सिविलियन, जो कि एक बड़ा सिंक्रोनाइज और कोहेसिव हो के जो है SIFC एक तरफ ले लें, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उनको ले लें, तो वो जो राह हमवार कर दी गई है, अगर आप सर पिछले 3 महीनों का अगर आप वो जो है ना अगर उसको हम देखें, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का आना, रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो कि अभी इस वक्त हैं, रशिया की जो मिलिट्री है, उसके अलावा इटली की नेवल जो शिप्स हैं, US की नेवल शिप्स हैं, US के डेलीगेशन, चाइना के वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है कि शायद इतने कम अरसे में इतने हाईएस्ट लेवल की इंटरेक्शन जो है वो हमने आज से पहले नहीं देखी। और हालात क्या हैं, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और इस वक्त दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर जो है फिर साउथ एशिया के अंदर आ रही है। उसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस करना इंटरनेशनल लीडरशिप का, फिर पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसका इंटरेक्शन करना, तो ये एक डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। अब करना क्या है? और आपका जो सवाल था कि 63% ऑफ द यूथ बल्ज, हमने देखें CPEC के फ़ेज़ 2 के तहत जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लेड डाउन हो चुका है। रोड और जो रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत हद तक जो है वो है। बिजली के मंसूबे वो जो हैं वो तकरीबन 10,500 के करीब हमने कर लिए। हमारी 2030 से 35 तक की ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं। साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। हमारे जो है ना टैपी और जो IPI गैस पाइपलाइन है उनके ऊपर गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है जो माहौल है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, कल के प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो हमने जो स्टॉक एक्सचेंज की बात की थी, आज स्टॉक एक्सचेंज ने फिर जो है वो एक बड़ा जो उसका वो जो हदफ होता है वो हमने वो कंप्लीट किया। तो इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है। फ़ेज़ 2 ऑफ CPEC के थ्रू हमने अपनी जो यंगर जनरेशन है उसको बहुत हद तक हमने डैम्स के अंदर जो है लेबर को कर लिया, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर लिया। तो मेरा ख्याल है डायरेक्शन वाज़िया हो चुकी है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमें चाहिए। अल्लाह करे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। डॉक्टर साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि अपोजिशन अगर थोड़ी देर आराम करे और जो जिस तरह वो सोई हुई है वो सोई रहे, तो मेरा ख्याल है मुल्क जिस तरक्की की तरफ जा रहा है ये हम बड़े जल्दी जो है आप जो है वो जो एशियन टाइगर्स का हम जिक्र करते थे वो उसकी तरफ हम पहुंचने की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और बहुत अहम इशू है जिसके हवाले से हम इस वक्त प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जो माहौलियाती तब्दीली
पूरी दुनिया जिससे मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और हम इससे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। हमारी मईशत जो है वो इससे तबाह हो रही है, ओवरऑल लोग हमारे नुकसान उठा रहे हैं, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इससे तबाह हो रहा है। जिस तरह से हम वेदर पैटर्न देख रहे हैं, चेंज होता है, कभी सैलाब आते हैं, कभी बारिशें वक्त से पहले आ रही हैं और सर्दियों का मौसम जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, गर्मी का बढ़ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अब पूरा मुल्क जिस तरह से स्मॉग के हवाले से अगर हम बात करें, पंजाब ख़ास तौर पर हिट लिस्ट पे है और आज से इस्लामाबाद में भी हम यही मौसम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ पर भी स्मॉग हमें देखने में आ रही है और अभी बताया जा रहा है कि यही खुश्क मौसम जो है ये चलेगा। इससे हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। और आज भी जब आलूदगी के एतबार से अगर बात करें तो सूबाई दारकूमत लाहौर पहले नंबर पर था आज भी, और स्मॉग की जो औसत शरह बताई गई है वो 378 रिकॉर्ड की गई थी। और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद मुल्तान जो है वो दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे, पेशावर चौथे नंबर पर है, रावलपिंडी पाँचवें। इस्लामाबाद के हवाले से हम ये समझते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा शहर है, ग्रीनरी है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम शहर जो हैं वो इस वक्त हिट लिस्ट पर है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। इसका नुकसान हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसको फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। किस तरह से, अभी कुछ साल पहले तक तो हमारे यहाँ कोई क्लाइमेट के हवाले से कोई पॉलिसी ही देखने में नहीं आई, ओवरऑल कुछ था नहीं, लेकिन अब इसको इमरजेंसी बुनियादों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है और काम जो हो रहा है उस पर हम ज़रा थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने पहली मौसमियाती तब्दीली जो है उसकी पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है और इसका बाकायदा जो है वो इफ्तिताह भी किया जाएगा। और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक जो जहरीला धुआं छोड़ती हैं जो गाड़ियों से 234 गाड़ियों के चालान उन्होंने किए हैं, 72 गाड़ियाँ बंद की हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस तरह ये इस लेवल पर काम हो रहा है। हमारी अपनी इनफरादी तौर पर क्या इस पर ज़िम्मेदारी है? जब हम ओवरऑल ये करते हैं, बात एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन ममालिक ने इससे फ़ायदा उठाया है वो इसके हवाले से काम करेंगे, तो वहाँ पे कोई ख़ास हमें अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आती है। बहरहाल अब नवंबर में 11 और 12 बताया जा रहा है बाकू में जो कॉप समिट होगी 29 COP 29, उसमें हम देखते हैं कि हर फोरम की तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है यहाँ पर ज़रूर जो पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का हम शिकार हो रहे हैं और इन चीज़ों को दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन हमें ख़ुद करना क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। जी शनीला। अच्छा देखिए नाहिद, जो दुनिया है ना वो तो आपकी तरफ आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आपने अब खुद से कुछ करना है और तबाही उन्हीं की फैलाई हुई है। जो G20 ममालिक हैं उनका हिस्सा इसमें सबसे ज़्यादा है, उनकी जो सनती तरक्की है, वहाँ पे जो ग्रीन गैसेस का अखराज हो रहा है उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है क्योंकि वो टॉप 10 के अंदर आ चुका है। पाकिस्तान का हिस्सा है 2%। लेकिन दुनिया को ब्लेम करने की बजाय अब हमें कुछ खुद भी देखना होगा कि हम अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जितने ज़री ज़मीनें थी उनको ख़त्म करके हम हाउसिंग सोसाइटियां बनाते जा रहे हैं। जंगलात का पोर्शन कम हो रहा है, बहुत बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत ज्यादा। हर जंगलात कितनी ज्यादा कटाई हो रही है, जंगलात में आग लग रही होती है, उसको काबू नहीं पाया जा रहा होता। प्लांटेशन की तरफ हम लोग नहीं जा रहे। ये जो गाड़ियों का भी आपने बताया ना, कितनी गाड़ियों को जुर्माना हो गया, इतनी गाड़ियों को जो है वो रोक दिया गया, लेकिन कितनी ज्यादा जो है वो चल फिर रही है और ये कब से हो रहा है ना। आपने अब रोक दी, कुछ गाड़ियां रोक दी, लेकिन हजारों की तादाद में गाड़ियां चल रही है। ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। होना ये चाहिए था कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रमोट करें कि इनफरादी तौर पे हर बंदा अपनी बाइक पे या गाड़ी पे जा रहा है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दरख्तों की तरफ हम लोगों को करें कि जी आप इसके अंदर करें, दरख्त लगाएं अपने घरों के अंदर, बाहर लगाएं। जो हाउसिंग सोसाइटियां बन रही है उसके लिए कोई ना कोई कानून साजी की जाती है कि भाई इतने एरिया में आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं। जो फसलों का बकाया जात होती हैं उनको जलाया जा रहा होता है और हर दफ़ा ये बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, स्मोक बढ़ाती हैं, फिर भी उसके ऊपर वो हो जाता है। जो फसलों का फजले होते हैं उसको मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कोई ट्रेनिंग जो है वो नहीं दी जा रही है। घरों के आगे कूड़ा जो वो फेंक दिया जाता है, उसकी सफाई को कोई इंतजाम वो नहीं किया जाता है। सैलाब आ रहे हैं, उस सैलाब से जो मैशत को नुकसान पहुंच रहा है कि हमारी मैशत
बर्दाश्त कर सकती है कि एक सैलाब से जो 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ उससे भी है ज़्यादा, हम बर्दाश्त हाँ। कर सके? हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर देख लें कितने हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बड़ी मजबूत पॉलिसी बनानी होगी अगर हमने आने वाले दिनों में माहौलियात से ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे नबरदज़मा होना है, वरना कहत, खुश्क साली, सैलाब हर साल आपके मुल्क के अंदर आएंगे। सतह समुंदर की जो है वो बढ़ रही है और उसके अलावा ग्लेशियर पिघलने की वजह से आपके ज़र ज़मीन पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी इस मुल्क के अंदर होती जा रही है। फिर आपको ज़राअत खुराक की कमी इस मुल्क के अंदर हो जाएगी, माशी मसावात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अदम तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तमाम सूबों को बल्कि वफाकी सतह पे भी ऑब्वियसली इसको इमरजेंसी बुनियादों पर इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। अब जो पंजाब की जानिब से हमें पॉलिसी नज़र आ रही है और जो उनका एक्शन प्लान है 30 आलमी सूबाई और मकामी हुकूमतों के एक्शन प्लान्स के हवाले से उसमें बताया गया है। और इसके अलावा जो इस वक्त जो चीज़ें हैं, जो मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश की जा रही है, गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, ये जो बाकी चीज़ें हैं ऑब्वियसली जितना जिस हद तक कर सकते हैं एटलीस्ट इसको स्टार्ट तो किया गया है। आप कैसे इसको देखते हैं? किस किस्म की पॉलिसी जो है तमाम सूबों की तरफ से हमें देखने में आए ताकि सब लोग फौरी तौर पर इस इशू को एड्रेस करें, बाहर ना देखते रहें कि बाहर के ममालिक हमारे साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे नहीं करेंगे, हमें क्या करना है? नाहिद, जब आप डिस्कस कर रही थी लाहौर की माहौलियात का, कराची, इस्लामाबाद, और बता रहे थे कि ये वर्स है जी, तो उस वक्त मुझे अपने बचपन की एक नज़्म याद आई। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो फूलों का चहचहाना। तो ये क्या था? ये वो तरबियत थी कि आपने किस किस्म के बच्चे पैदा करने हैं, फूलों का चहचहाना, नहीं, परिंदों का चहचहाना। यस, आपको यानी किस किस्म की नई नस्ल की तरबियत करनी Exactly, है, हाँ। कैसे लोग पैदा करने हैं और कैसी दुनिया बनानी है, ये तरबियत थी। अब आप निसाब देख ले अपने बच्चों के, क्या आपको इस तरह से माहौलियात की तरफ मतवज्जो, मैं उस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, असल में ये होता है कि कोई ऐसी बात कहें जो दिल में घर कर जाए, जो आपको कभी भूले ना, तो ऐसी बातें नहीं है। एक बात। दूसरे, जो अवाम के अंदर जो एक बेदारी और शऊर की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कमी हम उसमें महसूस करते हैं। जैसे हम सोचते हैं, सुनते हैं लाहौर है, कराची है, अभी मुल्तान की भी खबरें आ रही हैं, इस्लामाबाद की तो है ही है, फैसलाबाद का भी यही हाल है। और फैसलाबाद में क्या करते हैं कि वहाँ ये जो लंडे बाज़ार का वेस्ट है उसको मिलों वाले जलाते हैं, उसके नतीजे में पूरा इलाका वो तबाह हो जाता है। तो दो पहलू हैं, एक तो ये कि बेदारी, लोगों को समझाना। सर, इसको चेक कौन करेगा? ये तो फिर बड़े लेवल पर जलाया जाता है ना, तो इसको लोकली इसको चेक किया जा सकता है, उनको फाइन किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। देखिए, इसमें भी ये खराबी है, और ये खराबी भी आइन के इन्हिदाम की है। मार्शल लॉ जो लगा 1999 में, वैसे आपने ट्रैक से हटा दिया मुझे लेकिन आप ज्यादा दूर चले गए, वक्त थोड़ा कम है। अच्छा। मैं ये चाहती हूँ तो कि वो जब आइन का इन्हिदाम हुआ 99 में, तो उसके बाद जो दो खराबियां पैदा की जस्टिस तनवीर नकवी साहब ने, वो जो उनके बहुत ही बड़े दिमाग थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, उन्होंने आके आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का ढांचा तबाह कर दिया। ये लोग थे जो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखते थे और खराबी नहीं होने देते थे। अब आपके पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं है, और जो उसके जगह जिसने ली है उसकी तरबियत ठीक है। इसी तो बात इसको बहाल करने आगे बढ़ाते हैं। आगा साहब, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी मुझे बताइए। देखिए जी, पहले तो बात है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो खासकर एक्शन कर रहे हैं ना, वो भट्ठे के खिलाफ, हाँ जी, जिसने यानी कि वो डायरेक्ट अपना जो है स्मोक ऊपर भेजती है, उनका उन्होंने कोई सिस्टम जिसको कहते हैं अपना क्लीनिंग सिस्टम लगाया ही नहीं हुआ था। पहले तो बात है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, अब हमने बहुत ज़्यादा इन्फोसाइज किया इस बात के ऊपर कि हमारा पूरे अपना जो ग्रीन हाउसेस में, अपना ग्रीन गैसेस में हमारा परसेंटेज है। पहले हम पाकिस्तान कहता था कि 0 है, अब पाकिस्तान कहता है कि 1.89% है। ये इशू नहीं है। पाकिस्तान की टोटल आपका जो फॉरेस्ट कवर है ना, हुकूमत कहती है 5% है, और जो फॉरेस्ट कवर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ही फॉरेस्ट कवर है, वो इमेजेस से दिखाती है कि पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट कवर है वो 2.50% है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉपुलेशन आप देखें, आपकी 25 करोड़ से क्रॉस कर गई हुई है।
जिसके बीच में 61% आपकी जो अपना वो डेंसिटी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में है। आप कहाँ से बचेंगे? ठीक है ना, हमेशा हम उधर देखते हैं ना लोगों की तरफ कि जी आपकी वजह से हुआ है, हम कहाँ बचेंगे? दुनिया में ये असूल है कि जब आपका 2% आ जाता है ना फॉरेस्ट कवर, तो वो कौमें ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती नहीं है, बिल्कुल। सांस खत्म होना शुरू होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हम कहीं रुके नहीं है। आज भी आप पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात करें तो आपको डर लग जाता है कि मेरी जिंदगी में बात ना आ जाए। इन हालात प्रायोरिटीज में हमने अपनी सेट नहीं की हुई है जी, ना, जी। हसासियत जहाँ उसमें- होनी चाहिए उसमें वहाँ नहीं है। बिल्कुल आखिरी बात ये करूंगा, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि लाहौर का जो स्मोक है उसका जिम्मेदार सिर्फ लाहौर नहीं है, उसका ज्यादा जिम्मेदार जो है इंडिया है। इंडिया, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हमारी जो हवा आती है ना इस मौसम में दुरुस्त, वो हाँ। अमृतसर से आती है, हाँ। और वो अपना उनके वहां पे जो है ये जो है अपना फसलों को जलाना वो कंट्रोल नहीं हो सका हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं हमायूं साहब, एक तो अगर इसमें भी आप कुछ ऐड करना चाहें, दूसरा मैं चाहूँगी कि ज़रा इंटरनेशनली भी बात कर लेते हैं, COP29 के हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा, कि वहाँ पे एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। हमेशा पाकिस्तान भरपूर मौसर आवाज़ उठाता है, इस मरतबा भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सैलाब, स्मोक और इससे जिस तरह से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब इस पर बात करेंगे। देखें, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह अभी नहीं बल्कि कई महीनों से नहीं, शायद चंद सालों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपके शोज़ के ऊपर और डिफरेंट जगहों पे, हमें दो तरह के जो है वो मुश्किलात का हम शिकार हैं। एक इंटरनल, जिसका भी आगा साहब ने जिक्र किया, आबादी की एक जो है ना अनचेक्ड जो है उसको हमने रोकना है। दुनिया ठीक की है, हम इस ठीक। वक्त चौथी या पांचवी बड़ी आबादी बन चुके हैं। और सस्टेनेबिलिटी, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, वज़ीर आज़म जिस कॉन्फ्रेंस में आज गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा जो चौथा या पांचवा जो पिलर है वो सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी, और उसके अलावा जो है ना और बहुत सारी चीज़ों में कि आपने किस तरह फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें। उसके साथ अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो हमने COP27 के अंदर जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया था वो ये था लॉसेस एंड डैमेजेस Losses फंड and का। damages, बावजूद हाँ। उसके कि हम वन ऑफ द लीस्ट वो हैं कंट्रीब्यूटर्स टू HO जो है CO2 हैं, लेकिन फिर भी हमने बड़ी और ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन की G77 प्लस चाइना के साथ। अब जो अभी आज अगर पिछले एक हफ्ते ये महीने की करें, हमने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल बहस की। उसमें एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अचीव किया ऑब्जेक्टिव, वो आर्टिकल 9A की इंसर्शन थी कि जी एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। उसके ऊपर बड़ी कम बात हुई, हम चूंकि वो और तरफ चले गए। ये पाकिस्तान ने UN का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने आइन के अंदर कि आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो था वो हमने कंप्लीट किया। इसको अब हम लेके जाना है COP29 के अंदर, और अज़रबैजान हमारा बड़ा ब्रदरली कंट्री है UN के साथ, EU के साथ, और उसके साथ साथ GCC कंट्रीज जो है ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रेजेक्टरी बड़ी अच्छी बन चुकी है। अगर हम इसको कायम रख के उन ममालिक को इस चीज़ के ऊपर करें कि सस्टेनेबिलिटी, इंडिया का हमने जिक्र किया, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, लेकिन उसके जो कोल की ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ से जो पोल्यूशन की पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, मेरे ख्याल अगर मिल बैठ के गुफ्तगू करें, SCO के समन में हमने एक शुरुआत की, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा किया। मेरा ख्याल है रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि शायद उस साइड से भी जो है गुफ्तगू उसी तरह रहे। आगा साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम करूँगा। बात को हमारे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करवा दी है। ये जो डैमेज फंड है ना, अब आप ये देखें कि जो हमसे प्लेजेस हुए थे उनमें से हमें इवन लेस देन 20% नहीं मिला है। लेकिन उस प्लेजेस के बारे में और डैमेज फंड के बारे में थोड़ी सी जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि एक प्री अपना COP29 को मैंने अटेंड किया था, पता चला कि सिर्फ और सिर्फ सिंध के अलावा हमारे जो पंजाब में जो उस जमाने में आपको पता कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने जमा नहीं करवाई है। यानी कि वो एक अजीब से डॉक्यूमेंट ले जाते हैं जो अंग्रेज कहता है मेरी समझ में नहीं आता ये क्या है, ठीक है। और जो है सिंध ले गए अपने पैसे। हमारे जिस सूबे ने काम किया, आपने सूबे की बात की थी ना, जिस सूबे ने काम किया वो पैसे ले गए आराम से, उनको पूरे पैसे मिल गए। पंजाब को कुछ भी नहीं मिले अभी तक। ठीक है, इस पर ऑब्वियसली और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इसका शिकार जाहिर है कि पूरी
जहाँ पर पूरी दुनिया हो रही है, हमारा मुल्क भी बहुत बुरे तरीके से इसका शिकार है। अब जैसे हम स्मोक की बात कर रहे हैं, जिस पैदल पैटर्न की बात कर रहे हैं, यकीनन उससे एक तो मौशी तौर पर बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हम उठा रहे हैं, लोग भी जो है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो इसको फौरी तौर पर इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मेरे तमाम पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।